Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 9 subject Hindi chapter number 6 मेरी बीमारी साइमा ने ले ली। इसके जो लेखक है वो कौन है? वो हरिवंश राय बच्चन, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जो श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री है। इन्होंने बहुत सी बुक्स वगैरह, पोएम वगैरह बहुत सी लिखे हैं। इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था और उनका निधन जो है 2003 में हुआ था। मुझे इनकी पोएम्स बहुत पसंद है, जो एक बहुत फेमस है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसकी मैं एक लास्ट जो है पंक्ति में आपको सुनाऊंगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो, इसे सुधार करो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। ये कोशिश करने वालों की पूरी जो पोएम है मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए मैंने आपके साथ ये एक पंक्ति शेयर करी, इसके लिए कि ये इस पंक्ति में जो है हमारी लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं कि असफलता, यानी हमको जो है असफलता एक चुनौती है, जिसको हमको स्वीकार करना है कि हम असफल क्यों हो गए। उस चुनौती को स्वीकार करके हमको सफलता तक पहुंचना है। आखिर उसमें क्या कमी रह गई है, उसको हमको देखना है और उस कमी को दूर करने के लिए हमारी नींद चैन सबको हमको छोड़ना होगा और संघर्ष करना होगा। और जब तक हम अपनी लाइफ में संघर्ष नहीं करेंगे तब तक जो है हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंट और वैल्यू नहीं होती। इसी तरह यहाँ पे कहते हैं कि बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अब आइए हम इस हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बयानेंगे कि जो अमिताभ बच्चन के पिताश्री है, जो बॉलीवुड के महानायक, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हार्लो के विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावदोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। देखिए, कहने को ये महानायक अमिताभ जी के पिताजी है, पर इन्होंने भी अपनी लाइफ में संघर्ष किया है कि जैसा यहाँ बताया है कि वो भी क्या कहते, नौकरी करे, प्राध्यापक करे और आकाशवाणी के स्थलों पर भी काम दिए, सेवाएं करी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपिता जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। यानी राष्ट्रपिता जी ने उनको, हमारे देश के जो राष्ट्रीय पिताजी थे, उन्होंने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था। मगर उसके पहले वो क्या करते थे? वो प्रेस में नौकरी करते थे। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उड़ते थे। मधुशाला यानी इनका एक प्रोग्राम था जिसके उनकी शोहरत, उनको उस मधुशाला की वजह से जो हरिवंश राय बच्चन की शोहरत जो है बहुत बढ़ गई और उनको बहुत कामयाबी मिली और लोग जो उनको बहुत देखने भी आते थे उनकी मधुशाला को। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेटस नामक कवि के सम्राग वाङ्मय पर आपने PhD की। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए। यानी उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD भी करी। फिर केंद्रीय मंत्रालय में उन्होंने
विषयज्ञ रूप में अप्रतिम कार्य किया और उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, ये सब उनको इनाम दिए गए। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्ति आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन, यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और दशा द्वार से सोपन तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा, मेरी बीमारी सायमा ने ली आत्मकथान से, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम सायमा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। सायमा की बीमारी उसकी खुद की ना होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य सायमा के पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। यानी ये सब जो है उनकी क्या है, काव्य संग्रह का यहाँ पे नाम दिया है। और उनकी पहली वाइफ का नाम क्या था, सायमा नाम था, और उनको बीमारी हो गई थी, और वो बीमारी जो उनके पति यानी बच्चन जी ने ले ली थी। प्रस्तुत आत्मकथांश में सायमा की बीमारी का दर्दनाक और करुण सबर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलोकित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी सायमा ने ले ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। यानी जो ये कहानी है सायमा ने बीमारी ले ली, जो किसमें से लिया गया है, श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं उसमें से लिया गया है। और बहुत ही और अपनी लाइफ की तो जो बातें उन्होंने यहाँ पे शेयर करी है, मगर उस समय जो होता था वो भी उसमें क्या कहते हैं इस लेसन में बताया गया है। तो इसके आगे हम जो है लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वाला में ना था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रराय निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमारी होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ ना रखें तो हम अपराधी तो है। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे भुटट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। यहाँ पे जो है लेखक कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाला नहीं हूँ। कि मैंने एक गांधी जी के लेख में पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। और वो अपराध क्यों है कि ईश्वर ने, भगवान ने हमको जो शरीर दिया है उसको हमको क्या रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या है, हमारा शरीर का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाएगा। इससे क्या हुआ, हम अपने आप को अपराधी मानते। दंड देना चाहिए कि जब भी इंसान को छोटी मोटी बीमारी हो, जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, सर दर्द, पेट दर्द, तो जो ये लेखक है वो कभी भी खटिए पे लेटते नहीं थे, बल्कि और भी क्या कहते वो उस बीमारी में काम करते थे। और उनका ऐसा सोच था कि जो
गरीब जो मज़दूर होता है वो बीमारी में काम करता है, उनको बीमार पड़ने का कोई हक नहीं है। बीमारी अमीरों की हरामज़दगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे ना लगाना चाहिए। यहाँ क्या कहते हैं कि बीमारी जो है वो अमीरों की निशानी है, गरीबों को तो उसे अपने पीछे लगाना ही नहीं चाहिए। और हाँ, आप लोग देखे भी होंगे कि जो आजकल इंसान के पास जितना ऐशो आराम होता है उतनी बीमारी होती है, और जो जितना छोटे घरों में झोपड़ों में रहते हैं, अल्लाह ताला उनको सुकून से 2 वक्त की रोटी देता है और वो चैन और सुकून की नींद सो जाता है, उनको कोई किस्म की बीमारी नहीं होती है। अमीरों की तो बीमारी भी अलग अलग होती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब वगैरह। और जो गरीब होते हैं, जो दिन भर मेहनत करके रात को जाते खा वा के सो जाते हैं, सुकून की नींद सोते हैं। और अमीरों को टेंशन होता है कि आज ये इतना इन्वेस्ट करना है, तो ये देना है, वो देना है, तो उससे क्या है, टेंशन की वजह से बीमारी आती है। कहते हैं कि जब पैसा आता है तो साथ साथ में गरीबी, साथ साथ में बीमारी भी पीछे आती है। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह ही की आग है जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघला कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछालती करती। या तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हसबत मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता कि हाँ, बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी उस बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं ना देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि आपने अपनी 2 चट्टानों की, यानी कवि क्या कहते हैं, इसमें लेखक कहते हैं कि बुखार में वो जो है वो और ज़्यादा काम करते थे। उनका जो बॉडी है, शरीर जो है वो एकदम भट्टी की तरह जलता रहता है, मगर फिर भी वो बुखार में और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। लोग उनसे कहते भी कि आपको बुखार है, वो कहते हैं हाँ बुखार है, पर मैं भी हूँ। पर उनको बुखार में ज़्यादा लिखना, ज़्यादा काम करना उनको ज़्यादा पसंद था।